हम नई एनर्जी के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और ये क्लास चूंकि सोशियोलॉजी की नहीं है, बीए की नहीं है, ये है तुम्हारी कंपटीशन और करियर के बारे में। तो इस क्लास में जैसे मैं बीए में लिबरल हो जाती हूँ, मुझे लिबरल मत पाना। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। शेरपा एक शब्द है, शेरपा। जैसे मैंने बोला, ये शेरपा शब्द तुमने सुना है, सुना होगा। लेकिन देखो शेरपा क्या होता है, नेपाली लोग बहुत मेहनती होते हैं। माउंट एवरेस्ट आप सभी लोग जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ते हैं ना, शेरपा बिना ऑक्सीजन के चढ़ जाते हैं। ठीक है, शेरपा लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। और वो जब ग्रुप्स आते हैं ना माउंटेनियरिंग के लिए, तो उनका नेतृत्व करते हैं, लीडर बनते हैं। तो वो उनको शेरपाओं को सब रास्ते पता रहते हैं, तो वो बता देते हैं। और इवन बहुत से लोगों को लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे जैसे ऊंचाई, तुम्हें पता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है। शेरपा को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो एक तरह से वो डायरेक्ट दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये शब्द मैंने तुम्हें क्यों बताया, शेरपा शब्द, और इस क्लास में क्यों बता रही हूं? इस क्लास में मैं तुम्हें लोगों को इसलिए बता रही हूं क्योंकि देखिए, ये कोई ग्रेजुएशन की, बीए की, सोशियोलॉजी की क्लास नहीं है। ये है करियर से रिलेटेड और कंपटीशन से रिलेटेड। ठीक है, कंपटीशन का सबसे पहला रूल, अकेले चलने का हौसला रखो। अब तुम कहोगे कल तो मैडम ने कहा था तुम ग्रुप में स्टडी करना, आज मैडम कह रही तुम अकेले चलने का हौसला रखो। बिल्कुल, स्टडी ग्रुप में करना, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैं सोचती हूं मैं कंपटीशन अपने आप से करूं, कई बार मैं अपने आप को किन्हीं जगहों पर खड़ी भी कमजोर महसूस करती हूँ। ठीक है, कई जगह पर जरूरी नहीं है तुम्हारा दोस्त आज बिजी होगा, तुम्हारे मम्मी पापा की हेल्थ सही नहीं है, मान लिया, वो तुम्हें लगा कि नहीं मुझे उन्हें भी नहीं बताना है, दोस्तों को भी नहीं बताना है, तो कम से कम इतना हौसला रखो कि तुम अकेले चल सको, स्ट्रांग बनाओ। और स्ट्रांग कैसे, बॉडी को वैसे भी स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, मानसिक रूप से अपने आप को इतना सशक्त बना लो कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे। मैंने एक बार कही थी, वो बिल्कुल दूर से लौट कर चली जाए उन्हीं के पास, कोई परवाह मत करना, सुनो सबकी, करो मन की। और कंपटीशन क्या कहता है, शेरपा क्यों बताया, देखो मैं तुमसे कह रही हूं, आज की जो कंपटीशन की जो पाथ होता है, रास्ता होता है, थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना भी नहीं कठिन नहीं है कि तुम लोग उस पर चल ना पाओ। क्योंकि मैं तुम सबको बहुत, देखो जैसे माँ, एक माँ होती है ना, जब उसका छोटा बच्चा होता है, जैसे घर के और सदस्य होते हैं, तो बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो और सदस्य की इसको भूख लगी होगी, तो माँ कहेगी नहीं नहीं नहीं, अब इसको भूख नहीं लगी है, ठीक है, जरूर इसने कुछ गीला किया है, कुछ इसको परेशानी है। तो कहेंगे आपको कैसे पता, क्योंकि दूध तो मैंने अभी इसको पिलाया है। तो एक माँ जानती है अपने बच्चे के बारे में, एक गुरु जानता है अपने शिष्यों के बारे में कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, मैंने तुम लोगों से कहा तुम्हारे अंदर वो सब चीजें छुपी हुई है जो मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूं। मैं क्यों तुम्हें गाइड कर रही हूं, मैं क्यों तुम्हें ऐसे बुला बुला के कह रही हूं कि बच्चों क्लास ले लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ है ना, वो सब पता है। जैसे एक माँ को पता रहता है, मेरे माँ को पता रहता है, अरे मेरे बच्चे के ना पैर कमजोर है, वो मालिश कर देती है पैरों पे तेल लगा के, है ना, तो ये तेजी से चलने लग जाएगा। अरे मेरे बच्चे के ना कैल्शियम, दांत थोड़े खराब हैं, तो वो क्या करती है, कैल्शियम सब्स्टिट्यूट, उसको जैसे दूध पिलाना या कोई होम्योपैथिक की दवा, क्योंकि माँ जानती है। तो ऐसे ही एक गुरु भी जानता है, जो एक गुरु होता है, एक शिक्षक होता है, वो हमेशा अपने स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तुम ये मत सोचना रजनी, तू ये मत सोचना, तानिया तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। मैंने तुम्हारी एक बात से तुम्हारी अंदर की चीजों को झांक लिया था, ठीक है। और मैं ये जान सकती हूँ कि यदि धीरज, सौरभ एसआरटी से यहां तक आ रहे हैं, तो इनके अंदर क्या है। और कंपटीशन क्या डेडिकेशन मांगता है, क्योंकि मैंने बताया मैं उस बात पे चली हुई हूं, और कंपटीशन क्या डेडिकेशन मांगते हैं ये मुझे पता है। तो जो बच्चा इतनी दूर से चल के यहां तक आ रहा है, या तुम लोग मुझे समझ रहे हो, तो मुझे पता है अगर तुम समझ गए और इसको तुमने कायम रखा, तो सफलता बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और तुम बस मेरा कहा मानो, कहा कैसे, शेरपा जो चलता है, मैंने कहा शेरपा अपने पूरे दल का नेतृत्व करता है, ठीक है। और दल में वो उन्हें ट्रैक भी बताता चलता है, आप इधर से जाते हैं, ऐसे जाते हैं, इस तरीके से, या ये रेस्ट कर लीजिए।
तो तुम ये मानो तुम्हारी मैम तुम्हारी एक पथ प्रदर्शक है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है मैं हर समय तुम्हारे साथ ही साथ रहूंगी। द्रोणाचार्य की आपने और एकलव्य के बारे में सुना होगा। ठीक है, द्रोणाचार्य आपको पता था शस्त्र विद्या के बारे में गुरु थे। एकलव्य जो थे द्रोणाचार्य को अपने गुरु मानते थे और दिल से मानते थे, वो मिले नहीं थे। ठीक है, उन्होंने इतने मन से द्रोणाचार्य को अपने गुरु माना कि उन्होंने इतनी निपुणता से शस्त्र चलाने में इतनी निपुणता हासिल कर ली कि द्रोणाचार्य के जो स्टूडेंट थे वो भी नहीं कर पाए, रियल स्टूडेंट जो रोज आते थे। तो यानी एक गुरु को जब कोई मन से मानता है ना, तो उसके अंदर क्या नहीं आ सकता। मैं ऑरा की बात करती हूं, मैं पॉजिटिविटी की बात करती हूं, क्योंकि ये बात होती है। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपना ऑरा, अपनी सराउंडिंग हमेशा पॉजिटिव रखो। मैं क्यों हमेशा चेहरे पे स्माइल रखती हूँ? क्योंकि मेरी जो सराउंडिंग में हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। ठीक है, कभी दुख भी आता है तो मैं उसे कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, ये मेरा कर्मा हो गया, शायद ये मेरे कर्म ने मेरे हिस्से में लिखा है, कोई बात नहीं, तो मैं मुस्कुरा के टाल देती हूँ, तो और पॉजिटिव हो जाती हूँ और मैं सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती हूँ। और तुम लोगों को ये सब चीजें समझनी सुननी सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन मांगता है तुम्हारा डेडिकेशन। कंपटीशन मांगता है कि तुम दृढ़ता से उस पाथ पे खड़े रहो। गिरोगे, निश्चित रूप से गिरोगे, और एक बार नहीं कई बार गिरोगे। और मैं तो कहती हूं गिरना अच्छा है, उससे तुम्हें पता चलता है, जैसे तुम्हें पता तो चलेगा कि फेलियर्स किसे कहते हैं, है ना। फेलियर्स से भी हम सीखते हैं, फेलियर्स भी हमें ऊपर की तरफ ले जाता है। ऐसा मत सोचना जैसे मैंने कोई चीज मैंने मुसीबत का सामना किया तो मैं सारे दिन माथा पकड़ के बैठ जाऊं, उसी के बारे में सोचूं, तो उससे मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। यदि मैं उससे सीख लेके आगे बढ़ूंगी तो निश्चित रूप से मैं सफल होंगे, और ऊपर वाला देखेगा बड़ी ईमानदारी से खड़ी है, चल मैं भी इसको हाथ लगा देता हूं, ठीक है, चल निकल जा बेटा आगे। तो ध्यान रखना, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारी दृढ़ शक्ति कि तुम पाथ पे कब तक खड़े रह सकते हो, ये कंपटीशन के लिए जरूरी है। और एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक होता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, आज मैं तुम्हारी क्लास ले रही हूं, तुम्हारी परीक्षाएं स्टार्ट हैं। यदि आज तुम मुझे समझ जाओ, मैंने तुम्हें एकलव्य की बात बताई है, एकलव्य ने अपने गुरु को दिल से माना था। यदि तुम समझ जाओ, तुम्हारी तनु मैम ये चाह रही है कि तुम सीक्रेट जान जाओ। मैं तुम्हें आज पूरा मटेरियल कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना जरूरी होता है और क्या छोड़ देना है, समय समय पर बताती रहूंगी, समय समय पर तुम्हें मोटिवेट करती रहूंगी। ठीक है, और मेरी निगाहें जब मैं किसी बच्चे के ऊपर रखती हूं तो मैं, तुम्हें पता, सोशल मीडिया पे भी एक्टिवेट रहती हूं, हर चीज का, तुम्हारा भला तुम्हारा बुरा सब कुछ जानती हूं। तो ध्यान रखना, जैसे एक माँ पहचानती है एक गुरु, आज तो यदि तुम मुझे गुरु मानोगे तो पहली बात, मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं डांटूंगी अब तुम्हें। ठीक है, अगर तुम सच्चे स्टूडेंट होंगे कभी भी मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छाई बुराई देख के तुम्हारा मूल्यांकन, तुम्हारा असेसमेंट करूंगी। और एक अच्छा असेसमेंट वही होता है जो आपके अवगुण भी बताए और आपके गुण भी बताए। ये नहीं कि मैं हमेशा अच्छा अच्छा हूं, ये बहुत अच्छा है धीरज, सना बहुत अच्छी है, नहीं, तुम्हारे अवगुण भी बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे क्या डीमेरिट्स है। क्योंकि जब हम अपने सेल्फ का असेसमेंट नहीं कर सकते, इसको फिर से एक एग्जांपल से बताऊंगी। बहुत से लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, सोचते हैं आई एम सुपीरियर, आई एम बॉस, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कभी भी सेल्फ असेसमेंट अपने से नहीं होता। ठीक है, स्वयं का मूल्यांकन जो हम करते हैं ना कि मैं बहुत अच्छी हूं, क्या पता मेरे अंदर बहुत कमियां हो। ठीक है, क्या पता मेरे अंदर कुछ बुरी बातें हो। तो कभी कभी दूसरे की नजरों में भी अपना मूल्यांकन करो, असेसमेंट करो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। आज की तारीख में कुछ लोग ये भूल ही गए हैं कि उनके अंदर कमियां बहुत ज्यादा हैं। वो सोचते हैं हमारी अच्छाई है। एक हमारे सोशियोलॉजी में इरविन गॉफमैन है, और वास्तव में आज उनकी मैं थ्योरी सोचती हूँ ना तो सोसाइटी में चल ही वो रहा है। इरविन गॉफमैन ने बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज की बात की है। तुमने नाटक देखे हैं, रामलीला मंचन नाटक, जिसको जो रोल मिलता है वो स्टेज पे आके प्ले करता है, रावण का मिला, राम का मिला, ठीक है, या कोई प्ले हो रहा है, जिसको जो जो भूमिका निभाने को मिलती है वो मंच पे आकर करता है। लेकिन मंच के पीछे क्या होता है, वो लोग साधारण लोग हैं। ठीक है, जो रावण है वो एक रामू नाम का लड़का है जो एक दुकान पे काम करता है।
देखो, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आज की तारीख में लोग ये भूल गए हैं, वो अब जैसे आके दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वास्तव में हर लोग दिखावा कर रहे हैं। क्या पता मैं भी दिखावा कर रही हूं कि मैं बहुत अच्छी शिक्षक हूं, वो तो मुझे तब पता चलेगा जब लंबी अवधि तक लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। घर पर मेरी भूमिका क्या रहेगी, क्या पता मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, सबको डांटती हूं, सामने कैमरे के सामने बहुत अच्छी, फ्रंट से सोसाइटी में। जैसे हम अक्सर घर में जब मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं, दिखावा, ठीक है, घर को साफ सुथरा कर दिया, अरे आज तो ये लड़के वाले आने वाले हैं, घर साफ सुथरा, लड़की इतनी सुंदर सुशील बन गई, सूट पहन लिया, जबकि वो सूट कभी नहीं पहनती। ध्यान से सुनना, बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज। तो ये फ्रंट स्टेज है, जब लोग आए तो दिखावा किया, चाय लाओ बेटा, वो क्या कितनी संस्कारी है, पकौड़े भी आते हैं इसको, हमारी लड़की बहुत सुशील है। तो ये हो गया फ्रंट स्टेज, ठीक है। और जब मेहमान चले गए, हाय सूट उतार के फेंको मम्मी, क्या ये पकौड़े, ये वो सब, वो लैंग्वेज शब्द हमारे, देखो हम घर पे बिल्कुल इनफॉर्मल होते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या हम उन शब्दों को बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। वो तो ये थ्योरी सटीक है सोसाइटी के लिए, हर एक आदमी आज प्ले कर रहा है, ठीक है, दिखावा कर रहा है। आप मंच पे नेताजी कर रहे हैं, कभी वो अपनी कमियां बताएंगे, वो हमेशा सबको यही कहेंगे आई एम द सुपीरियर, और मैंने ये किया, मैं तुम सबके साथ हूं, ठीक है। एक ब्यूरोक्रेट्स, एक शिक्षक, एक डॉक्टर सब अच्छा बनना चाहेगा, लेकिन जो लंबी अवधि तक सामने की नजर से असेसमेंट और प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मैंने बताया था प्रतिष्ठा, सभी डॉक्टर को हम अच्छा नहीं मानते हैं, कुछ डॉक्टर की दवाई अच्छी लगती है, हम सोचते हैं अब जब बीमार पड़ेंगे इन्हीं के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब की दवाई बड़ी अच्छी लगती है और सूट भी कर जाती है और हंसमुख हैं, इनको तो देख के ही आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, सभी शिक्षक ऐसे नहीं होते, सभी दुकानदार ऐसे नहीं होते। कुछ दुकानदार की मिठाई, अरे इसके रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, मिठाई की 50 दुकान है, रसगुल्ले खाने तो वो स्कूटी उठा के उसी दुकान पे जाओगे, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह बखूबी किया है, जिससे उन्होंने अपनी एक प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा बना ली है, जो कि दूसरे लोग नहीं बना पाए हैं। तो मैं ये कहती हूँ असेसमेंट करना है अपने आप, तो हम सभी अपना अपना असेसमेंट करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। कभी तुमने ये कराया अपना असेसमेंट, मैं बहुत बुरी हूं, है, बहुत कम किया होगा। हमेशा हमें अपने आप को अच्छा ही मानते हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बुराइयां कभी आती है, रेयर नजर, वरना तो हम अच्छे ही हैं। लेकिन कभी सामने वालों की नजर में अपने आप को तलाशना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है तुमसे, क्योंकि अब मैं तुम्हें कराने जा रही हूँ कंपटीशन की तैयारी, करियर से रिलेटेड, तो मैं तुम्हें डांट भी सुननी पड़ेगी। तो आज की क्लास में तुम्हें सतर्क कर दूं, अवेयर हो जाओ, क्योंकि कभी भी मेरा जब बाण चलेगा तो ये मत कहना सीधा दिल पे लगा और मैडम अब तो हम क्लास में नहीं आ रहे, मैं तो डिसहार्टेड हो गए आपकी बात से, ठीक है। तो ये बात दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, कंपटीशन की जो पाथ होता है बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कठिन जब होता है जब हमें पता नहीं होता। तुम्हारे साथ तो तनु मैम है, तुम्हारे पाथ पे जो है, मैं शेरपा तो नहीं हूं, सिंपल तनु मैम हूं, शेरपा तो नहीं हूं, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे कर ले, ये मैटर पढ़ ले और ऐसे स्ट्रेटेजी बना ले। तो जो हमें रास्ता दिखा सकता है ना, तो उस रास्ते पे फिर जैसे कोई अंधेरा है और सड़क है, वो हम कैसे चलें, गड्ढा ना हो, अगर कोई पीछे से हल्की सी टॉर्च दिखा दे तो हम धीरे धीरे चल के उस रास्ते को पार कर ही जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही है जिससे हम इजीली उस रास्ते पे चल सकते हैं। तो जब तुम्हारे पास एक अच्छा नेतृत्व है, ठीक है, एक अच्छा पथ प्रदर्शक है, तो तुम उसको फॉलो करो, कभी भी वो घबराना मत। हर चीज में देखो, मैंने तुमसे अभी डेडिकेशन की बात की है, ये कंपटीशन की जर्नी है, देर सवेर हो सकता है, ध्यान रखना। आज एक और बात, देर सवेर हो सकता है, पर सफलता हासिल न हो, ये मैं मान ही नहीं सकती, ये मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती। मुझे भी इस जर्नी में देर तो हुई, देर किस लिए हुई, वैकेंसी कभी कभी बहुत लेट आती थी, आई तो सीट कम थी, इंटरव्यू से बाहर, लेकिन हार नहीं मानी। तुमने रिजर्वेशन सुना है ट्रेन में जर्नी की है, सबने की है, धीरज ने नहीं की। तो हमें ना रिजर्वेशन कराते हैं, कई बार वेटिंग लिस्ट होती है,
तो हम इस उम्मीद से कराते हैं कि कुछ लोग अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा देंगे तो हमें सीट मिल जाएगी, इस उम्मीद के साथ हम वेटिंग लिस्ट वाला रिजर्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। जब तुम वेटिंग लिस्ट वाला रिजर्वेशन लेते हो तो इस कंपटीशन जर्नी का रूल हमेशा यही है, पाथ पे खड़े रहना। कभी हार मान के तुम हटे तो समझो तुमने पीछे वाले का रास्ता आसान कर दिया। ठीक है, जो तुम्हारे आगे लाइन में खड़ा है वो थक गया तो तुम्हारा रास्ता आसान हो गया, तुम और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो कंपटीशन का रूल यही है कि तुम देर सवेर हो सकती है, कभी हार मत मानना, पाथ पे खड़े रहना, चलते रहना। एग्जाम देखे हम भी, दिल्ली कितनी दूर है हम भी देखते हैं आज। ठीक है, तो ये मन से निकलना कि देखो मन में अपने बांधे रखना। मैंने अभी ऑरा की बात है, जो हम सोचते हैं वो हमेशा होके रहता है। हमेशा अपने मन को बोलते रहना मेरा सिलेक्शन तो जरूर होगा। बस आज मेरी बात ध्यान रखोगे तो ये ध्यान अपने दिल में और अपने मन में रखना, कभी घबराना मत, मेरा सिलेक्शन तो 100% होगा। ये आत्मविश्वास बना के रखोगे तो ये आत्मविश्वास तुम्हें चलने का हौसला देगा और तुम खड़े भी रहोगे, इंतजार भी कर सकते हो। क्योंकि मेरा ये जो कह रहा है ना कि मेरा सिलेक्शन तो होगा तो मैं क्यों बैठूं, मैं तो चलता रहूंगा। ये बात अपने मन में संजो कर रखना, सफलता जरूर मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब मुश्किल नहीं होती, और पता सफलता के बाद कितना अच्छा लगता है। जिंदगी जिसे कहते हैं ना, और सफलता के बाद फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मेरे को रिजल्ट आया, बहुत खुशी हुई, फिर उसके बाद मैंने कहा ये तो नॉर्मल सी लाइफ है। जब मैंने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली वो खुशी, जब मैं इंटरव्यू हॉल से बाहर निकली वो खुशी, जब और बच्चों ने मुझसे आके पूछा मैडम आपका इंटरव्यू कैसा गया वो खुशी, जब रिजल्ट में मैंने देखा मेरा नाम आ गया वो खुशी। ये सब खुशियां मैटर करती हैं। तो ध्यान रखना, खुशियां पैसों से नहीं मिलती, खुशियां जो मेहनत से खुशी मिलती है ना, वो मजा पैसे की खुशी में है ही नहीं। क्योंकि मेहनत की खुशी में इतना अच्छा लगता है ना, जब पेपर में अरे ये तो मेरे क्वेश्चन पढ़े हुए आ गए, फिर जब रिजल्ट निकलता है प्रीलिम्स हो गया मेरा, तो ये सब खुशियां इतनी अच्छी लगती है कि कोई तुम पैसे से खरीदी हुई खुशी से भी नहीं खुश हो पाओगे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। देखिए जैसे कि मैंने बताया, कंपटीशन की यात्रा थोड़ी कठिन है, थोड़ी कठिन है। इस कठिन को अब हमें बनाना है सरल। हमारा जो दिमाग होता है वो होता है एक बच्चा। बच्चा कैसे? गाने, अच्छा अच्छा खाना, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी रील्स इसको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, वहीं यदि हम पढ़ाई की बातें या कुछ बुक्स 2-3 घंटे लेंगे तो हमारे दिमाग, पूरा शरीर ऐसा शिथिल हो जाता है, सुस्ती, अब बैठे अब नींद आई और अब हम पीछे को गिरे, नींद आने लगती है। तो हमें इसके साथ इसके जैसे ही ट्रीट करना है। कैसे? देखो सबसे बड़ी बात, तुम्हें इसे समझाना आना चाहिए अपने बच्चे को, दिमाग को कैसे समझाना आना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, बहुत से लोग कहते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत झा, मुकेश बरनवाल, इनसे शुरू कर दो। तुम बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें ले आए और देखकर तुम्हें टेंशन हो गई। तो मोटी किताब नहीं लानी, मैंने कहा था ये है लूसेंट की सामान्य ज्ञान। कोई कहेगा मैडम ये क्या समझा रही है? देखो जब तक हम ABCD नहीं पढ़ेंगे तब तक हम डिक्शनरी नहीं पढ़ सकते। हमें प्राइमरी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। देखो अब जैसे तुम्हारा BA चल रहा है, तुम BA में ना अभी सिर्फ, और लेकिन मैं इसके लिए टाइम दूंगी, ये नहीं सालों तक तुम लूसेंट लेके बैठे हो, ना 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 ना, ये गलती मत करना। आज इसको पढ़ने का सबसे पहले ये किताब ले आओ, ठीक है, साथ में इस मार्कर को खरीद लो, ठीक है। अभी मुझे NCERT के नोट्स के बारे में 1 महीने तक 2 महीने तक सोचना ही नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग, अरे उसके पास तो इतनी किताब है, मैं तो लूसेंट पे ही अटका हूं, इससे भी हम भटक जाते हैं। तुम सबसे पहले ये मानना ये बहुत अच्छी किताब है। अगर हमने ABCD की अच्छे से सारी नॉलेज कर ली तो हम सारी किताबों को पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल किसी के कहे में मत आना, क्योंकि लोग तुम्हें बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े नोट्स और ये सब बताएंगे। अभी जब तुम्हारी स्टार्टिंग ही है तो स्टार्टिंग के लिए अभी बहुत बड़ी किताबें, बहुत बड़ी चीजों के चक्कर में पढ़ो ही मत, ठीक है। मैं कुछ चीजें बता रही हूं, उनको आज ध्यान रखना। जैसे लूसेंट एक किताब है सामान्य ज्ञान की, और इसे बोला जाता है ABCD, ठीक है। कोई तुम्हें कहीं इसे देख के कहेगा अरे तू बच्चा है क्या? हाँ हूं भाई, जब मैंने स्टार्ट किया है मुझे ABCD नहीं बताया तो मैं तो बच्चा हूं ही ना। तो सबसे पहले इस किताब को लेना। ये किताब जो है इसमें सबसे पहले जैसे हिस्ट्री से शुरू होती है, ठीक है। जैसे लगभग 100 पेज में हिस्ट्री है,
70-80 किसमें ज्योग्राफी है, 70-80 में इकोनॉमी है। ठीक है, इस तरीके से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जनरल साइंस जो होती है वो सब कुछ पार्ट में, भाग में डिवाइड है। और सबसे लास्ट में है इसमें मिसलेनियस, विविध। ठीक है, अब तुम्हें एक स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है तुम्हें 60 दिन की, 60 डेज की, क्योंकि हमें इसको लेके नहीं बैठना है। अगर तुम इसे लेके बैठे रहोगे, हमें ये नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे और सिर्फ इसे ही नहीं पढ़ना है, और अभी मैं बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है। ये तो सिर्फ मैं जीके के लिए बता रही हूं तुम्हें। 60 डेज के बारे में, 60 डेज में तुम क्या करोगे, तुमने लूसेंट पढ़नी है। और लूसेंट कैसे पढ़नी है? लूसेंट पढ़ने का तरीका है, जैसे एक पार्ट में हिस्ट्री है, एक पार्ट में पॉलिटी है, एक पार्ट में ज्योग्राफी है, एक में जनरल साइंस है, ऐसे ही कुछ पार्ट है, लास्ट में मिसलेनियस है, विविध जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा था हमारा दिमाग है बच्चा, और ये बहुत जल्दी थकता है, और फिर कई बार जब हमें लेजीनेस आ जाती है ना, तो हमसे पढ़ाई नहीं होती। तुम क्या करोगे, तुम्हें एक चीज पे फोकस नहीं करना है। आज का पहला दिन, फर्स्ट डे होता है हमारे दिमाग को समझाने का। फर्स्ट डे ही पूरी किताब में मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश मत करना। अगले दिन वॉमिट सेंसेशन होने लग जाता है, घबराहट, बेचैनी, लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, शुरू में हल्की सी इस हाइलाइटर से रीडिंग करनी है। 5 पेज कर सको तो हिस्ट्री, 5 पेज पॉलिटी, 5 पेज ज्योग्राफी, 5 पेज जनरल साइंस, और 5 पेज मिसलेनियस। 5 तो नहीं कर पाओगे, मिसलेनियस के तो 2 ही पेज पढ़ पाओगे। पहला दिन सिर्फ रीडिंग, कोई रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। और रीडिंग कैसे करनी है वो मैं तुम्हें बताती हूं। मैंने कहा फर्स्ट डे जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में इसका जो शुरू होता है वो उससे शुरू होता है कि जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और हिस्ट्री, हेरोडोटस कौन, हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जैसे पहला पेज खोलोगे, भारत का इतिहास। ठीक है, और इतिहास जो शुरू होता है तुम्हें पता है एंशिएंट, मिडविल और मॉडर्न, 3 पार्ट में डिवाइड है। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। मैंने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन तुम्हें बताऊं, मैंने सिर्फ अपनी जर्नी जैसे शुरू की थी, मैंने पहले अपनी जर्नी को लूसेंट से ही शुरू किया था। बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें शुरू में तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ बाद में जो जो पढ़ा वो बताऊंगी, लेकिन आज नहीं, तुम घबरा जाओगे। क्योंकि मैंने क्या कहा, हमें ABCD से स्टार्ट करना। तो पहला पेज में है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और विदेशी यात्रा किसने की, तो गिनती के 5 पेज यहाँ बैठते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 पेज है। 5 पेज ऐसे 5 पेज मत करना, आगे पीछे मिला के 1 2, क्योंकि हम अपने स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, भारत के इतिहास यदि तुम देखो, रीडिंग तो शो में पूरा पैराग्राफ करना। भारत का इतिहास है, भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा जाता है। देखो जो भी, अब हमें एक जौहरी जो होता है ना, जौहरी को पहचान, वो देखे ये सोना नहीं है, ये पीतल है, वो देख के किसी ऑर्नामेंट को सहज ही देख के बता देता है कि उनको देख देख के पहचान हो जाती है। तभी तो कहते हैं जौहरी की नजर, है ना, हीरे को एकदम दूर से ही देख के पहचान। जौहरी की नजर ऐसी पार की नजर होती है कि वो जो सबको सोना नजर आ रहा है वो कहता नहीं ये सोना नहीं है, ये पीतल है। आपको कैसे पता चला, जबकि ये तो बिल्कुल सोने जैसा है। ये नजर को तुम्हें बनाना है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में बच्चों वाले नहीं पूछेगा, क्योंकि ये कंपटीशन है, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, भारतवर्ष, हिंदू, इंडिया, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट शो होता है प्राचीन भारत से। ठीक है, प्राचीन भारत में धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। देखो जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, चश्मा नहीं लगा रखा ना, दिख नहीं रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को मिलाकर संहिता बोला गया है। तो ध्यान रखना, इनको हाईलाइट करना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को मिलाकर क्या बोला गया है, संहिता। ठीक है, भारत का सर्वा प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, इनके संकलन करता है महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास।
ठीक है, अब जितना मैंने हाईलाइट किया है, तुम्हें फर्स्ट डे 5 पेज से रिडीम करने हैं, और कैसे, ऐसे हाईलाइट करके। तो मैंने अभी मैं और लगा रही हूं, जैसे ऋग्वेद को भी पढ़ती हूं, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋचाओं के पढ़ने वाले को ऋषि कहते हैं, इन्हें हल्का होत कहते हैं, ये पढ़ते जाना। इस वेद में आ रहे, अब विश्वामित्र जरा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। कई बार क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र कौन से मंडल से है, ये किसको समर्पित है, ठीक है, तो ये लाइन कर दिया। तो बस अब उसमें इतना ही पढ़ने का है, जितना तुमने, सबको हाईलाइट नहीं करना, मेन पॉइंट हाईलाइट करने हैं। 8वें मंडल में ऋचाओं को खिल बोला गया है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, पुरुष सूक्त की बात कही है, ब्राह्मणों मुख मासित, उसमें ब्रह्मा ने मुख, बस इतना। और तुम्हें आज सिर्फ ये रीडिंग की और हाईलाइट किया, 5 पेज रीडिंग की, हाईलाइट कर लिया, ठीक है। आज तुमने 5 पेज हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी, ऐसे ही ज्योग्राफी, ऐसे जनरल साइंस, ऐसे ही मिसलेनियस तुमने पढ़ लिया, रीडिंग कर ली, ठीक है। और मिसलेनियस को तो सारा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, मिसलेनियस सारा वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तरह से यहां पे तुम्हारा रट्टाफिकेशन होना है, किस चीज का, ठंड लग रही, और रट्टाफिकेशन, हाँ, क्योंकि यहां पे तुम्हें सन, हिस्ट्री में सन, ये सब दिमाग में हमें रट्टे मारने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज, अब ये चीज ऐसी है जिसे हमें रटना ही रटना है। बिना रटे अगर हमसे कोई डेट पूछेगा कि कितनी ऋचाएं थी, कितने श्लोक थे, 10,462 थे, 1,028 थे, तो इन संख्याओं को हमें रटना पड़ेगा, ठीक है, बिना रटे। कौन से 10वें मंडल, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां मंडल। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों को मिला के संहिता बोला गया, ये रटना ही रटना है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, तुम्हें सिर्फ पहले दिन रीडिंग करनी है और रिलैक्स हो जाना, ठीक है। और अगले दिन अब आ गया नेक्स्ट डे, इसे अभी मैं रख देती हूं। अब आ गया नेक्स्ट डे, 5 पेज तुमने पहले दिन पढ़ लिए थे, ठीक है, 5 ये पढ़ लिए थे। नेक्स्ट डे की जब तुम सेकंड डे की पढ़ाई शो करोगे, डे सेकंड, तो डे सेकंड की पढ़ाई अभी हाइलाइटर मत उड़ाना, पहले इस हिस्ट्री के 5 पेज को रीडिंग करना, रीडिंग, रटना नहीं है शो में, मैं तुम्हें बता रही हूं, रटना शो में नहीं है। पहले दिन रीडिंग की 5 पेज की, दूसरे दिन की पढ़ाई जो शो करोगे वो हाइलाइटर को खाली तुम्हें रीडिंग करनी है 5 पेज की, और बाकी के 5 पेज को फिर से हाईलाइट करना। टोटल हो गए 10। पहले 5 पेज, फिर उस क्वालिटी उठाई, कुछ देर बाद थोड़ा इधर उधर का काम किया। और सबसे बड़ी बात, कॉन्टिन्यूसली मत पढ़ना, गैप देना। ये मैंने डंडा जो है ये गैप है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मत पढ़ना। कॉन्टिन्यूसली पढ़ने से ना क्या, कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा लेजीनेस आने लगती है। पढ़ाई का हमेशा रूल यही है, यदि तुमने आधे घंटे में 5 पेज पढ़ लिए ना, तो थोड़ा सा खड़े हो जाओ, इवन हल्के से मोबाइल में किसका व्हाट्सएप आया, पानी पी लो, बाहर को टहलाओ, फिर बैठ गए। फिर नेक्स्ट पहले दिन के 5 पेज हाईलाइट वाला पढ़ा, और फिर अगेन दूसरे 5 पेज शू कर दिए, ऐसे ही ऐसे करके। क्योंकि अब ये मत, और इस चीज को मन में मत घबराना मत कि यार दूसरा दिन हो गया, याद तो हमें कुछ नहीं हुआ, नहीं। एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम्हें एक एग्जाम्पल बताती हूं, हम अपने अपने धार्मिक ग्रंथ, कई बार पूजा पाठ करते हो तुम लोग, सौरभ हनुमान चालीसा याद है दोनों को अच्छे से? अच्छा, ऐश्वर्या पीछे, सना तूने अपने धार्मिक ग्रंथ में कुछ लर्न है ना, तो तूने कभी रट्टा मारा था उनका? रट्टा मारा था तुमने? हनुमान चालीसा रट्टा मारी थी? वो क्या, जब तुम रीडिंग करते करते गए तो वो हमें मेमोराइज हो गई, राइट राइट। सेम हेयर, मैं जैसे 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 कोई चीज पढ़ती जाती ना, मैंने मान लिया मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, 1 साल तक किया, और वो मेरे दिमाग में छप गई। अब तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, शुक्र हो। ऐसे ही क्या हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मैं बहुत ट्रेडिशनल हूं, तो मुझे जैसे रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा है, अब सुंदरकांड पढ़ना। तो पहले एक दिन जो होता है, मैं शनिवार और मंगलवार सुंदरकांड जरूर पढ़ती हूँ, और आज की तारीख में वो 100 पेज मुझे लर्न हो गए। तुम कहोगे कि मैडम जरा अच्छा सुनाना, तो मैं शो हो जाऊंगी, क्योंकि सच में मैंने रीडिंग की और वो मेरी मेमोरी में फीड हो गए।
ठीक है, तो ध्यान रखना ये रूल है, जरूरी नहीं है रट्टाफिकेशन, तुम बिल्कुल बैठ के ऐसे करके रट्टे ही मारोगे, आज संहिता 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 संहिता, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, संहिता 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 संहिता, तभी याद होएगा ना ना, ये तो हम ऐसे नहीं। तुम रोज यदि रीडिंग, अब तीसरा दिन, चलो दूसरा दिन निकल गया, डे थर्ड, आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। तीसरे दिन में तुम्हें क्या करना, शू की 2 रीडिंग करी हाईलाइट वाली, और बाकी के 5 पेज, शू के 5 पेज पढ़े, बाकी के ये, इससे हम बोर नहीं होंगे, हमारा मन लगा रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, और एक दिन ये आएगा, लगभग पता कौन सा दिन होगा, 20वां दिन। जब तुम 20वां दिन पढ़ोगे और वो दिन पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तब तुम ऐसे में क्या करना, 2 सब्जेक्ट को कम कर देना, क्योंकि ये हमारे पेजेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। 2 महीने में ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जैसे हम 5-5 तो आज तो यदि हमने रीडिंग करी, पता चला 4 घंटे हिस्ट्री रीडिंग करने में लग गए, तो फिर उसमें 2 सब्जेक्ट ड्रॉप कर देना, लेकिन इनको रिवीजन करना मत छोड़ना, ठीक है। सबसे अच्छी बात, तुम आज बोर हो रहे हो, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़े कुछ भी नहीं करना, खाली हाईलाइट को तुम्हें देखना है, पढ़ने पता कैसे, रटना नहीं है, तुम बोर हो रहे, बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं कर रहा यार, आज बिल्कुल लेट के बस ऐसे ऐसे हल्का सा हाईलाइट को देखते रहो, बस ऐसे, ठीक है। और फिर जैसे ये हो गया, ठीक है, ये सब तुमने अच्छे से कर लिया, देखो, और इसको बहुत मन से करना। जिस दिन तुमने लूसेंट पढ़ ली ना, ये समझना तुमने चढ़ने के 2 स्टेप ऊपर चढ़ गए तुम कंपटीशन के, क्योंकि अभी जैसे तुम बाई चांस, कई बार हम क्या सोचते हैं, बच्चे कोचिंग सोचते हैं, सबसे पहले दिमाग में लिया, कुछ नहीं सोचते, कोचिंग शुरू करते हैं, ठीक है, कोचिंग लेने जाते हैं, तो कोचिंग वाले जाएंगे, कोचिंग वाले महीनों तक तो हिस्ट्री पे लपेटे रखेंगे तुम्हें, एक ही चीज पे करा दे। देखो मैं बुराई नहीं कर रही हूं, करा देंगे वो बहुत अच्छा, पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 2-3 महीने तक हिस्ट्री पे ही अटके रहे, पॉलिटी पे ही अटके रहे, या फिर वो उनके पास टाइम का, फिर वो कहते हैं घर जाके पढ़ो, तो पहले कोचिंग में पढ़ो फिर घर आके पढ़ो, वो समझ में नहीं आता। तो इससे अच्छा अपनी एक अच्छी रणनीति बना लो, एक स्ट्रेटेजी, जो मैं कल उस दिन बताई थी, एक अच्छी रणनीति और एक अच्छा टाइम टेबल, ये है तुम्हारी कोचिंग। ये जो दोनों हैं वास्तव में ये है तुम्हारी कोचिंग। शब्द कहां से आया? कोच से। जब कोई स्पोर्ट्स देखते हो, स्पोर्ट्स हॉकी हो गया, ठीक है, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, जितने भी स्पोर्ट हैं सबके कोच होते हैं, प्लेयर्स के। कोच क्या होता है? कोच क्या काम करता है बताओ? मार्गदर्शन करता है कि तुमने ये गलती की, इसलिए आज तुम इस गेयर में हार गए, हमने मना किया था तुम लेफ्ट से मत खेलना, तुम्हें पता है वो वाला उसका राइट साइड स्ट्रांग है, तो तुम्हें राइट से लेना था कि उसके लेफ्ट पे जाए, क्योंकि उसका लेफ्ट वीक है। कोच ये बात बताता है, ध्यान रखो मेरी बात, कोच हमेशा ये बताता है कि तुमने क्या गलती की क्या नहीं की। कोच से बना है कोचिंग, कोचिंग सेंटर जो बने हैं वो कोच से बने हैं, कि कोचिंग सेंटर तुम्हें डायरेक्ट करते हैं। लेकिन आजकल मैं इसलिए थोड़ा हल्का सा नाराज हूं, कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कम, बिजनेस व्यापार ज्यादा होने लगा है, बिजनेस होते हैं वहां पे, वो तो फीस बिल्कुल माइंड तुम्हारे लिए ऐसे छपे रहेंगे, तुम्हारे, तुम कहोगे वो जाते साथ कलरफुल वो दिखाएंगे, ये देखो ये सब बच्चे निकले हुए हैं, 8-10 तस्वीरें और तुम खुश, जैसे ऐसी तस्वीर छपी है कल को मेरी छपेगी। भैया लो जितने में होता है एडमिशन कर लो, क्योंकि हमें आना है तो लाखों बच्चे आ रहे हैं। और पता चल रहा तुमने वहां कोचिंग सेंटर दिल्ली में गए, एक और जब प्रवेश करके पहली क्लास में गए तो तुमने क्लास देखी, 500 बच्चे बैठे हैं, खचाखच खचाखच खचाखच, सर ने माइक ले रखा है, ठीक है, पीछे वाला बच्चे को सीट नहीं मिली, पीछे जाके बैठ गया, सर आवाज नहीं आ रही, देख माइक के उसके स्पीकर से आएगी, चिंता मत कर बिल्कुल आएगी तुझे आवाज आएगी। तो आजकल कोचिंग कम और बिजनेस ज्यादा बन गया, तो इसलिए हम अपनी कोचिंग किसको बना लें? हम अपनी कोचिंग बना लें अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने टाइम टेबल को, ठीक है। और जैसे मैं तुमसे कह रही हूं, तुम्हें पथ प्रदर्शक तो मिल रहा है ना, मैं तुम्हें डायरेक्शन दिखाई रही हूं, यदि ये सब चीज मिल गई तो तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो जब तुम्हारी रणनीति अच्छी है, टाइम टेबल, और टाइम टेबल एक बार बनाओगे
और 10 बार बनाओगे, क्योंकि टाइम टेबल बनता ही बिगड़ने के लिए है, फॉलो ही नहीं कर पा रहे, इसके हिसाब से आज पढ़ ही नहीं पाए, इसमें ही टाइम ज्यादा दे दिया, तो घबराना मत। ये तुम्हारे साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। और होगा कि जो तुम टाइम टेबल बनाओगे उसे फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करना 50% तक तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो कर लो, है ना, कि 50% तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ, इस बात का ध्यान रखना। तो तुम्हारी स्ट्रेटजी और तुम्हारा टाइम टेबल, ये तुम्हारे गुरु हैं। फिर सिर्फ रीडिंग करने से इससे नहीं, अब मैंने कहा बहुत सारी चीजें रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी, कुछ चीजें लेंदी होती है, उसकी हमें शॉर्ट ट्रिक, जैसे मैं किसी का टीपावा किसी के बारे में बात नहीं कर रही, इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कर रही हूं कि जैसे मैंने अपनी जर्नी इससे शुरू की थी, बिल्कुल ABCD से, और फिर मैंने क्या शुरू किया था, मैं शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर लेती थी हर चीज की, क्योंकि मैं जल्दी से वो नहीं कर पाती थी। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध का था, मुझे आज तक याद है, ठीक है, उनकी बौद्ध संगतियां कहां कहां हुई, तो वो मैं तुम्हें अभी इसको बिना खोले बता सकती हूं। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, रावे पाकु, कुछ शब्द होते हैं हमें रट जाते हैं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। रावे पाकु पहली हुई थी, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। पहला ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। फिर हमेशा ट्रिक्स जो होती है ना, ट्रिक्स से हम बहुत जल्दी कर पाते हैं, वो इजी, जैसे डेस्टिनेशन है, नदी बढ़ गई, गड्ढा पड़ गया, अब हम इसे कूदेंगे कैसे करें भैया, अब घूम के जाएंगे तो इतना समय लग जाएगा, तो इससे अच्छा क्या है, एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, तुमने फटाफट चढ़े पतले से ब्रिज पे और पहुंच गए, ना तुम्हें घूम के जाना पड़ा ना कैसे, तो तुम ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्रिज बना लो शॉर्ट ट्रिक्स के, कि कैसे, रावे पाकु मसमव किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये भी मैं तुम्हें बता दूंगी, महाकश्यप, साबाकामी, मोगली पुत्र तिस्त और वासुमित्र। और ये मैंने पढ़े हुए मुझे 10 साल हो गए, मैंने आज नहीं पढ़ी, और हिस्ट्री तो मुझे बिल्कुल आती नहीं। मसमव, मैंने रावे पाकु मसमव, तो मैंने अपनी अपनी बैठी बैठी ढूंढती रहती थी। तो तुम अपनी ट्रिक्स बनाओ, क्या पता तुम्हें कौन से वर्ड अच्छे लग जाए, कौन कहां क्लैश कर जाए। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र, तिस्त और वासुमित्र हो गया। अगर मेरे एग्जाम में आया तीसरी बौद्ध संगति कहां हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, और मोगलीपुत्र, तिस्त उसका वो था, हो गया आंसर। और जबकि और शॉर्ट ट्रिक्स सब कुछ भूल जाओगे, मैं आज सब कुछ भूल गई, अगर तुम मुझसे कहने लगो ना तो पहले मुझे हल्का सा रीडिंग करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने ट्रिक्स में किया था, जो मेरी मेमोरी में है, वो आज तक फीड है। तुम मुझसे कहीं भी खड़े होके पूछवा लो, मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। और कैसे बता दूंगी, जैसे मैं तुमसे कहती पंचप्रयाग, पंचबदरी, पंचकेदार, पंचप्रयाग बताया था मैंने, पंच केदार है, जैसे कि 5 केदार हैं, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर रखी है, करमकट बोलती हूं मैं उसको, KRMKT, केदारनाथ, रुद्रनाथ, मंदमहेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ। तो ये तो मैंने की है, अब तुम्हें अपनी बनानी, क्योंकि हमें इसको समझाना है, और समझाना ऐसा कि मेमोरी में बैठा रहे, क्योंकि ये ही हमें सफलता दिलाएगा। हम वहां ये ना करें पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी, दूसरी कहां हुई थी, तीसरी, ऐसे सोच, इससे अच्छा जब हमारे सामने बौद्ध संगति का है तभी मैं पेंसिल से उसी क्वेश्चन पेपर पे ये शब्द लिख लूं, तुरंत ये लिख लूं, तो मैच कर दूं, पहली, दूसरी, तीसरी, हाँ तीसरी तो ये हुई थी, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, वासुमित्र उसके वो थे, खत्म, तुरंत आंसर, और आगे को निकल गए। तो मैंने क्या कहा, मैं तुम्हें टॉर्च दिखा सकती हूँ, पालन तुमने करना है, ठीक है। और हर कोई अपने सीक्रेट नहीं बताता, आज की तारीख में मैं तो रिकॉर्ड भी कर रही हूं, तुम जाओगे ना सब कहेंगे बेटा हमने 20-20 घंटे पढ़ा है, सिर्फ हम 2 घंटे सोते थे, हम सोते ही नहीं थे। और जबकि मैं बताऊं, ज्यादा शुरू में घंटे अपने मत देना, सबसे पहले जब पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो ये मत सोचना कि आप जो हमने टाइम टेबल बनाया है वो 10 घंटे का बना लें, नहीं, बोर हो जाओगे तुम, दूसरे दिन भाग जाओगे, कहेंगे भैया बिजनेस कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर लेंगे, भैया सारे काम कर लूंगी, इससे अच्छा मैं ये नहीं कर सकती, प्राइवेट किसी स्कूल में जॉब कर लूंगी, 2000 की कर लूंगी, पर पढ़ नहीं सकती, बहुत बोरिंग होता है।
हमें बोरिंग नहीं, हमें तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, और इंटरेस्टिंग हम ऐसे बना सकते हैं। और जो तुम ऐसे करोगे, और परीक्षाएं मैंने फॉर्म कहा था सारे भरना, अनुभव होगा। ये मत सोचना मैं तो आईएएस दूंगी, हाँ ग्रुप सी मेरे लिए नहीं बनाया है, मैं कहा मेरा स्टैंडर्ड और कहा ग्रुप सी, मैं तो आईएएस पीसीएस दूंगी ना, मैं और कोई एग्जाम नहीं दूंगी। ये गलती मत करना। मैंने क्या कहा, मैं तुम्हें अपनी बात बता रही हूं। मैंने एक इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भरा था, ठीक है, मैंने क्या क्या फॉर्म नहीं भरे थे, मैंने सारे भर डाले। क्यों? कंपटीशन है, ये सोच रही हूँ चलो यहाँ पे मुझे अच्छे से प्रैक्टिस ही हो जाएगी। फिर जब मैं दे के आती थी ना, अच्छी तैयारी है तनु तेरी प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स तो मेरा कभी रुकता ही नहीं था। प्रीलिम्स तो मुझे उंगलियों पे ऐसे हो गया था, मैं कभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ती नहीं थी, मैं पढ़ती थी मेंस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो मेरे उंगलियों पे आ गया था। उंगलियों पे कैसे आ गया था? ऐसे मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया, अपनी स्ट्रैटेजी बना बना के। मैंने कभी कोचिंग नहीं की, कभी किसी कोचिंग वाले से मत पूछ लेना कि ये मैडम हमारे यहाँ पढ़ी, मैंने कभी आज तक कोचिंग की ही नहीं। इतने संसाधन ही नहीं थे, किसके पास इतने संसाधन थे। और फिर बहुत ही जल्दी मैं सोचने लगी थी यार कुछ अपने आप को स्टैंड करने के लिए कहीं जॉब ही कर लूं। तो डिग्री कॉलेज अपनी पीएचडी करती थी, पीएचडी के साथ साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब ले ली थी। तो ऐसे ही मैंने किया। और तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास बहुत समय है, तुमने बीए में ही सोच लिया। मैंने जब सोचा मुझे लेट हो गया था, तभी तो मैं कह रही तुम तो बहुत, तुम्हें ऐसे, अगर मुझे ऐसे कोई बनाने वाला बताने वाला होता ना, तो आज तो अगर मेरे पास कोई तनु मैडम होती तुम्हारे जैसे, तो पक्का 101% मैं तो आईएएस की कौन सी पोजीशन पे बैठी होती। मात्र चंद नंबरों से रुकता था मेरा सिलेक्शन, और कोई मुझे ऐसे डायरेक्शन दिखा देता तो मैं कब का कहाँ कि आज कहाँ कहाँ पहुंच गई होती। पहुंची तो हूं लेकिन लेट पहुंची हूं। मिली है सफलता सारी जगह। मैंने क्या कहा तुमसे, मुझे सारी जगह सफलता मिली है। मैंने लोअर पीसीएस अपने कारण खोया, और वो मैंने दिखाऊंगी। कट ऑफ मेरे अभी गई थी मैं कोटद्वार, तो मेरे पेपर मैंने सब संभाल के रखे हैं। तो मैंने अपना फाइनल रिजल्ट, इंटरव्यू के नंबर सब फोटो खींची, और जो प्रायोरिटी भरी थी उसमें मैंने देखा कि मैंने वो प्रायोरिटी भरी नहीं थी। पीसीएस भी हुआ मेरा सिलेक्शन, मेरा डिग्री कॉलेज में भी सिलेक्शन हुआ, मेरा लोअर में भी हुआ था, मैंने जान के छोड़ा। तो मिली सफलता, लेकिन देर से मिली। और जैसे और रैंक अच्छी आ सकती, और क्या आ सकता था, मेरी रैंक अच्छी आ सकती थी पीसीएस में। जैसे मेरा जिला सूचना अधिकारी पे हुआ था, मेरा एसडीएम 10 नंबर ज्यादा होते यदि मेरे, तो मैं अच्छे से एसडीएम बन जाती। और एसडीएम तो तुम्हें पता है एडीएम और डीएम तक प्रमोट हो जाते हैं। तो सिर्फ कुछ नंबर, मेरे पास डायरेक्शन नहीं था। और बाद में जब डायरेक्शन मिला, मेरे हस्बैंड का मिला। मेरे जो मैं सफलता हासिल की हूं अपने हस्बैंड की वजह से की हूं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं तू अच्छी है पढ़ने में, हार मत मानना, चलती रहे। वो मुझे कभी ऐसे नहीं कहते थे, वो मुझे कहते थे ले ये वाली मेरी किताब ले ले और इसको ना ऐसे ऐसे पढ़ लेना, बस ये डायरेक्शन। वो कभी सुनते नहीं थे, कभी टेस्ट नहीं लेते थे मेरा, कुछ भी नहीं करते थे। तो बस ऐसा, इतना डायरेक्शन काफी है। तो मैं तुमसे ये कहती हूँ, ध्यान रखना, जो मैंने आज ये बता रही हूं इसे रामबाण समझ के सहज ही स्वीकार कर लो, और इसे दिमाग में बिठा लो। जो ये मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, बताई तो अपनी है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल उसको ही फॉलो करो। जो तुम्हें ठीक लगता हो, तुम्हें ठीक लगता है ऐसे बनाना, ठीक रहेगा, जल्दी लर्न हो जाएगा। मैडम ने जो बताया ये ऐसा, तुम पढ़ के देखो पहले 3-4 दिन कि मैडम ने जो बताया क्या ऐसे हम पढ़ ले सकते हैं, काफी है, ठीक है। तो लूसेंट ऐसे पढ़ना, साथ ही साथ लूसेंट के साथ साथ अपने टाइम टेबल में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, 4 चीज लेके चलो। लूसेंट, रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर अभी शुरुआत के लिए 1 महीने के लिए। और ज्यादा कुछ अपने ऊपर बर्डन मत डालो। अभी जैसे मैं तुमसे कहती उत्तराखंड पढ़ो, तो अभी चाहो तो थोड़े दिन, क्योंकि तुम्हारी स्टार्टिंग जर्नी है, पढ़ भी सकते हो अगर टाइम मिलता है, और नहीं भी। उत्तराखंड अगर पढ़ना हो बिल्कुल मुश्किल से 20-25 मिनट का पढ़ो, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन आजकल मैंने देखा जो हमारी गवर्नमेंट ने और लोक सेवा आयोग ने बोला है, पीसीएस और बहुत सारे एग्जाम में 40% तक वो कह रहे हैं अब हम उत्तराखंड पूछेंगे, ठीक है। पीसीएस के एग्जाम में आया था 50% उत्तराखंड आएगी, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे तो 50 उत्तराखंड के आएंगे, तो वहां उत्तराखंड पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन चूंकि अभी तुम्हारी ये जर्नी है, यात्रा शुरू कर रहे हो,
तो यात्रा में तुम सारे कंधों पे सारे बैग लाद लोगे ना, तो तुम धीरे धीरे चल पाओगे। जब जर्नी होती है, तुमने 5 बैग हैं तुम्हारे पास, और 5 के पास तुमने एक सिर पे 2 हाथों में यार ऐसे टांग लिए, तो तुम्हें बोझ लगने लगेगा, तो स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना। इससे ऐसा करो, 2 बैग लेके चढ़ो, उन्हें रखाओ, फटाफट आए, फिर 2, उससे क्या होगा, अच्छा भी लगेगा, थकोगे भी नहीं, जर्नी भी स्मूथली हो जाएगी। ध्यान दो मेरी बात, बड़े उदाहरण देके समझा रही हूं मैं तुमको। अब भी ना समझ पाओगे तो फिर लगाऊंगी मैंने क्या कहा, फिर मैं डांटती भी बहुत कड़े से हूं, है ना। तो ध्यान रखना, अभी फिलहाल इसको फॉलो करो, ठीक है। और यदि तुम्हें उत्तराखंड शू करना है तो इसमें मैथ्स को भी स्किप कर दो, ठीक है। मैथ्स अभी स्किप कर देना, उसकी जगह उत्तराखंड पकड़ लो। रीजनिंग, लूसेंट, करंट अफेयर और उत्तराखंड, ये 4 कर लो, इसे अभी स्किप कर दो, क्योंकि इससे अभी स्टार्टिंग में मैथ्स करोगे ना, हल्की सी टफ है। और उत्तराखंड हमें सिलेक्शन दिलाएगा, उत्तराखंड के एग्जाम में वो हमें सिलेक्शन दिलाएगा, तो उसे तो ले चलो, उठा लो आज से ही उत्तराखंड को। और इसके अतिरिक्त आगे आगे फिर तुम्हें इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ना है, वो भी एग्जाम्स में आते हैं, हिंदी इंग्लिश, चाहे एसएससी हो, चाहे अन्य कोई एग्जाम हो, चाहे सीसेट पैटर्न हो, हिंदी इंग्लिश भी आएंगे, और वो अभी नहीं हाथ लगाने, ठीक है। क्योंकि अभी वो मैंने क्या बात बताई, जब अभी सारी चीजें उठा के ले चलोगे तो कैसे पढ़ोगे, तो ऐसे पढ़ना है। तो फिलहाल आज से तुमने अपने आप को चेक करना है, इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है 10 दिन तक। इसको तुम, आज क्या तारीख है, 30, ठीक है, 30 तारीख है आज, 30 नवंबर। 10 दिसंबर को आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे, या आना हो, नहीं मैसेज ही कर देना, मैं ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। 10 दिसंबर को आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने क्या, और ईमानदारी से, अगर तुम नहीं भी पढ़ पाए ना तो भी मुझे बताना ईमानदारी से, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढ दूंगी। देखो, अगर ये चल रहे हो तो सबसे बड़ी बात, हाँ मैं बुद्धू हूं, या मैं होशियार हूं, या मैं नहीं कर पा रही हूं, या मैं कर पा रही हूं, सब कुछ बताना सिर्फ मेरे से, ठीक है। कि नहीं मैम मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, ये 5-5 पेज जो मैंने करने की कोशिश की, मुझसे तो नहीं हो पाए। और अगर तुमने ये रिदम बना लिया जो मैंने बताया, ये वाला, ये तुम्हारा रिदम बन गया ना, देखो सबसे बड़ी बात, अभी स्टार्टिंग की जर्नी है, ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, ये मान के चलना। अभी तुम्हें इसमें डेडिकेशन देना है। डेडिकेशन कैसे, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम भी आ रहे हैं, सिर पे एग्जाम भी पढ़ने हैं, है ना। तुम्हारे बीए बीएससी के एग्जाम भी है, फाइनल एचएनबी वालों के भी आने वाले हैं, और तुम्हारे भी श्रीदेव सुमन के तो शुरू ही हो गया है, तो इनको भी करना है। तो पैरेलली दोनों को समय देना, क्योंकि मुझे पता है तुम कर ले जाओगे, तुम्हारे अंदर है ये काबिलियत, मैंने देखी है। मैंने यूं ही नहीं तुम्हें कॉल करके यहां बुलाया है, मैंने कुछ तुम्हारे अंदर देखा है, ठीक है। ये सब एग्जाम दो, इनको पैरेलली लेके चलो। हो सकता है इसमें शू में ये कम कम पढ़े जाएं, जैसे 2-2, अगर अब तुम्हें एग्जाम की भी पैरेलली तैयारी करनी है ना, तो ये 5 पेज ना करके 2-2 पेज कर दोगे फिलहाल के लिए, क्योंकि ये 60 दिन हम घटा देंगे, क्योंकि तुम्हारे फाइनल इस समय एग्जाम्स है सेमेस्टर। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 75 दिन कर देंगे, 15 दिन तुम्हें एग्जाम के दे दूंगी मैं। लेकिन 10 दिन बाद, ठीक 10 दिसंबर को तुम्हें मुझे बताना है कि तुमने कितना पढ़ा है, कितना तुम पढ़ पाए, रीडिंग कर भी पाए या रीडिंग भी नहीं कर पाए तुम लोग, ये सब देखना, ठीक है। तो ये सब करो, एकदम से सारे नहीं बताऊंगी। रीजनिंग में पढ़ाऊंगी तुम्हें, रीजनिंग में तुम्हें बहुत अच्छी पढ़ाना शुरू कर दूंगी, जितना अपने से कर पाओ कर लो, नहीं तो इसको भी स्किप कर दो, चाहे अभी एग्जाम है तुम्हारे सेमेस्टर की। रीजनिंग में तुम्हारी शू करा दूंगी, और जिस दिन तुमने रीजनिंग मुझसे अच्छे से 2 महीने लगातार रीजनिंग पढ़ ली ना, तुम्हें फिर एग्जाम के टाइम हल्की सी प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें रीजनिंग हाथ नहीं लगानी है। रीजनिंग बहुत कठिन नहीं होती, बस मेरे कहे पे चलना। रीजनिंग के जैसे हर एक एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चन जैसे जो पैटर्न होता है, और जो सी सेट पैटर्न है प्रीलिम्स वगैरह के, उसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में जैसे 30-30 क्वेश्चन आ गए, तो 5 क्वेश्चन सबके लिए बेहद कठिन होते हैं। क्वेश्चन होता है फोकस 25 पे, 30 में से 25 पे, और 25 में टाइम मैनेजमेंट कर। रीजनिंग के क्वेश्चन हर इंसान कर लेगा जिसे आती है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, कितने कम समय पे कर पाओ जिससे और क्वेश्चन के लिए समय मिल जाए, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे देर सवेर, लेकिन तुम्हें उसी समय में 25 क्वेश्चन करने हैं, वो मैं बताऊंगी कैसे। उसकी भी बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास, मेरी अपनी है, मेरी सारी अपनी ट्रिक्स है, ये मैंने कहीं से किसी से सीखी नहीं है। ये सब वर्ड, कर्म, गट,
और विक्रुंद जो पंचप्रयाग, पंचबद्री, पंच केदार, ये सब मैंने अपने बनाए हुए हैं। या ये रावे पाको, मसमव, ये मैंने ही अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे पढ़ना। ठीक है, ये सफलता का मूल मंत्र है। और जल्दी से, मैंने इस तरीके से कभी किसी को मतलब बताए हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने इससे भी अच्छे से बताए हैं, और वो आज कहीं के कहीं पहुंचे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर वो जिज्ञासा देखिए, और टिहरी के बच्चों के प्रति मेरे अंदर विशेष लगाव है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं और डेडिकेशन से कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि यहाँ पूरी क्लास भर के कंपटीशन किया है। गिनती के 4 बच्चे आओ, 6 बच्चे आओ, और तुम 6 के 6 निकल के दिखाओ, तब मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। आज के लिए इतना ही। और अब तुम्हारे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। कोई मन में कोई क्वेश्चन, सवाल आ रहा है? पहले ये बताओ, तुम्हें समझ में आया? सौरभ, धीरज, सना, ऐश्वर्या, रजनी, तानिया, सब समझ में आया ना? कोई कहीं शंका तो नहीं है? इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये किताब तो सब लोग ले आना, ठीक है, खरीद लो आज से ही इस किताब को। हाँ मैम, जैसे हमारे एग्जाम है ना, तो अभी हम 5-5 पेज छोड़कर 3-3 पढ़ सकते हैं। हाँ, मैंने कहा 2-2 पढ़ लो, 2-2, तुम 2-2 पढ़ो, 5-5 मत पढ़ो, क्योंकि अब मुझे एकदम से ये भी आया ना, तुम्हारे सेमेस्टर के एग्जाम भी हैं, तो तुम पूरे 5-5 मत पढ़ो। 5 में फिर वो बढ़ा, देखो ये हमारे माइंड के ऊपर है। क्या पता किसी, जैसे मैंने शुरू में जब शुरू किया तो मैंने एक पेज में ही बहुत टाइम लगाया। फिर एक टाइम ऐसा आया मैं 10-10 पेज करती थी, और एक टाइम ऐसा आया मैं पूरे 70 पेज एक दिन में, जब हो गया सब हिस्ट्री में या उसमें, मेरी बुक में 80 पेज थे, 80 पेजेस, मैं एक ही दिन में सारे कर जाती थी, 80 के 80 रिविजन, बड़ 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 करके। और फिर वो ऐसे छप गए दिमाग में, फिर तो वो देखने की, बस एक बार निगाह डालने की आवश्यकता पड़ती थी, हो गया। ठीक है, ऐसा बना लो। और कोई क्वेश्चन? धीरज, कोई क्वेश्चन? मैम, जो ये मैथ और रीजनिंग है, हाँ हाँ, मैथ्स और रीजनिंग, देखो ये तो पता चल गया ना, ये कहां से पढ़े? उत्तराखंड के, फिलहाल मेरे पास एक पतली सी किताब है, उत्तराखंड अभी परीक्षा वाणी की अच्छी किताब मानी जाती है, और 2 किताबें और हैं जो कि उत्तराखंड के लिए अच्छी मानती है, लेकिन अभी उन्हें मत स्टार्ट करो, तुम्हारे एग्जाम है। अभी एक में पतली सी किताब है, उसका पीडीएफ बनाऊंगी, है ना, तो वो पीडीएफ हो सकता है मैं तुम्हें 3-4 दिन में भेजूं, तो उस पीडीएफ को जो भेजूंगी तो 2-2 पेज उस पीडीएफ के फिलहाल पढ़ लेना, वो भी एबीसीडी है, वो उत्तराखंड की एबीसीडी है, तो उससे उत्तराखंड पढ़ना, लूसेंट से ये पढ़ना। और रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल है एक, और एक मेरे पास किताब है, बहुत अच्छी है, वो मिलती नहीं है जल्दी से, इलाहाबाद में मिलती है, तो वो मैंने ललिता को दी हुई है। ललिता, मैंने बताया ना मेरी बेटी मेरे साथ रहती है, तो उसका 1-2 एग्जाम है, तो मैं उसी से पढ़ाऊंगी तुम्हें, मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है वो। ठीक है, तो फिलहाल तुम इससे ये सब पढ़ना शुरू करो। मैंने क्या किया, इसे भी स्किप कर दो फिलहाल, एग्जाम 15-15 दिन पोस्टपोन कर दो, रीजनिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि है ना, जैसे मैं ट्रेनिंग करके 18 या 20 को आऊंगी, लेकिन तुम्हारे एग्जाम रहेंगे। फिर उसके बाद सर्दियों की छुट्टियां पड़ जाएगी। नहीं, मैं ऑनलाइन सेशन लूंगी तुम्हारे, ठीक है, ऑनलाइन, जैसे 3 दिन में एक भी क्लास ली ना, मैं तुम्हें 3 दिन प्रैक्टिस करने का मौका दे दूंगी, एक्सरसाइज दे दूंगी खूब सारी, कि लगातार सारी एक्सरसाइज करो, ऐसे करा दूंगी। ठीक है, तो मैं ऐसे करा दूंगी। कोई आजकल तो डिजिटल ने हमारे गैप को भी और हमारी डिस्टेंस को सबको खत्म कर दिया है, तो मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो, जहां भी रहूं तुम्हारे लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बस टाइम मुझे मिल जाए, तो तुम्हें पता है जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने आप से कर देती हूँ। हाँ हाँ, स्टेनोग्राफर एपीएस का, अच्छा एसएससी वाला है, हाँ हाँ, सोनो, देख बेटा धीरज, मैं उसके लिए तुझे ये कहूंगी, स्टार्टिंग जब हम करते हैं ना, जैसे कोई एग्जाम आ रहा है, उसको तू देने चला जाना भले ही, अभी उसके लिए तुम इस सारी तैयारी को छोड़ के स्पेशल इंग्लिश मत पढ़ने लग जाना, है ना। हाँ 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 हाँ, इंग्लिश वगैरह का थोड़ा सा हो सके, रीजनिंग मैथ्स छोड़ के हल्की सी इंग्लिश को लेके चल ले, ठीक है। और किताब अरिहंत वगैरह बहुत अच्छी होती है, परीक्षा वाणी की भी है। हाँ 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 हाँ, इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है? इंग्लिश हिंदी में जो हमारी ग्रामर, व्याकरण, जो ग्रामर्स होती है ना,
जैसे हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, अलंकार, ये सब आते हैं। पैराफ्रेजिंग में वो पैराग्राफ में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये सब आता है। और बहुत से एग्जाम है, उसके मेंस एग्जाम भी होते हैं जिसमें लेटर राइटिंग है। उसमें तो मेरा इतना ही स्ट्रांग है, एक बार तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, लेटर राइटिंग ये ड्राफ्टिंग में तुम्हें ऐसी सिखा दूंगी ना कि सबसे अच्छे नंबर पूरे, जैसे 10 नंबर का लेटर पूरे 10 तुम कहोगे मैडम पूरे फुल नंबर आए, एक पॉइंट भी नहीं कटा कहीं। वो ड्राफ्टिंग में तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा दूंगी, क्योंकि अपने टाइम में हिंदी ड्राफ्टिंग में मेरे फुल मार्क्स थे, ठीक है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसमें, वो तुम्हें मैं बहुत अच्छे से करा दूंगी। बस तुम जो मैंने कहा इसको फॉलो करना, ठीक है।